हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड बुक पैनोरमा पार्ट सेकंड जो कि 10th क्लास की बुक है, इससे चैप्टर फर्स्ट द पेस फॉर लिविंग पढ़ने जा रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि साइंस के डेवलप होने से मशीनों का भी बहुत आविष्कार हो गया है और ये मशीनों ने मनुष्य के जीवन को बहुत ही सरल बना दिया है। जैसे हमें थोड़ी दूर ही जाना है तो हमें ई रिक्शा या ऑटो मिल जाती है। अगर हमें एक शहर से दूसरे शहर जाना है तो हमें ट्रेन या बस मिल जाती है। अगर हमें अपना देश छोड़ के 7 समंदर पार विदेश जाना है, परदेश जाना है, तो उसके लिए हम कई दिनों की यात्रा कुछ ही घंटों में हवाई जहाज से कर लेते हैं। वैसे हमारे दैनिक जीवन में भी आप देखिए, अगर मसाला पीसना हो तो तुरंत हम मिक्सी चला लेते हैं। अगर हमें पानी चाहिए तो हैंड पंप का यूज़ न करके हम तुरंत ही मोटर चला लेते हैं। और इस तरह से हमारा जो जीवन है ना, मशीनों का ही अनुसरण करने लगा है। हम मशीनों की ही गति से तेज भागने लगे हैं, तेज दौड़ने लगे हैं। लेकिन क्या सभी लोग आज के समय में मशीनों की गति से गति मिला के चल पा रहे हैं, या कुछ लोग मशीनों के बिना ही अपने जीवन को बिताना चाह रहे हैं, जैसे हमारे पूर्वज बिताया करते थे। हमारे पूर्वज के समय में ये सारी सुविधाएं नहीं थी, क्योंकि उस समय हो सकता है कि साइंस उतना डेवलप नहीं किया हो और मशीनों का आविष्कार नहीं हुआ होगा। क्योंकि उनको कहीं भी जाना होता था तो वो पैदल चल लेते थे और उस समय कच्ची सड़कें थी। अगर उनको दूसरे शहर या दूसरे गांव जाना होता था, अगर नदी को पार करनी होती थी तो वो तैर के पार कर लेते थे। अगर उनको ऐसे ही पार करनी होती थी तो वो लकड़ी के नौके से ही पार कर लेते थे। तो उनका जीवन जो था ना, वो बहुत ही आनंदमय था और ओरिजिनल था। उनकी जो खुशी थी वो वास्तविक खुशी थी, क्योंकि वो मजे मजे से अपना जीवन जीते थे, आराम आराम से कोई काम करते थे, भागम भाग नहीं थी। लेकिन आज के समय में मशीनों की गति के साथ साथ हमारी भी गति, हम मनुष्यों के जीवन की गति भी बहुत तेज हो गई है। लेकिन क्या इस समाज में सभी लोग ऐसे हैं जो मशीनों के साथ, जो इस भागती दौड़ती तेज गति में अपने आप को एडजस्ट कर पा रहे हैं? आइए इस लेसन को हम लोग पढ़ते हैं और देखते हैं कि इस लेसन में हमारे लिए क्या संदेश लिखा हुआ है। चैप्टर फर्स्ट है द पेस फॉर लिविंग। यहाँ पे पेस का मतलब होता है गति, रफ्तार। फॉर लिविंग का मतलब होता है जीवन जीना। तो पूरी लाइन का मतलब हो जाएगा जीवन जीने की रफ्तार या जीवन जीने की गति। रिटन बाय आर.सी. हचिंसन। ये आर.सी. हचिंसन के द्वारा लिखा गया है, जो कि ब्रिटेन के एक नॉवेलिस्ट थे। इनका पूरा नाम था रे कैरेटन हचिंसन। इनका जन्म 23 जनवरी 1907 को हुआ था और 3 जुलाई 1975 को इनकी मृत्यु हो गई थी। तो आइए सबसे पहले हम इनके बारे में जान लेते हैं। आर.सी. हचिंसन, अ ब्रिटिश नॉवेलिस्ट, exhibits an exceptional flair for touching the sensitive issues of contemporary society with all its contradictions and paradoxes. आर.सी. हचिंसन, अ ब्रिटिश नॉवेलिस्ट, एक ब्रिटेन के उपन्यासकार हैं। एग्जिबिट्स प्रदर्शित करते हैं, एन एक्सेप्शनल फ्लेयर, एक असाधारण स्वभाव को। एक्सेप्शनल का मतलब होता है असाधारण, फ्लेयर मतलब स्वभाव को या गुण को। फॉर टचिंग, छूने के लिए, फॉर टचिंग छूने के लिए, द सेंसिटिव इश्यूज, संवेदनशील मुद्दों को, ऑफ द कंटेम्प्रेरी सोसाइटी, कंटेम्प्रेरी समकालीन सोसाइटी समाज, विथ ऑल इट्स कॉन्ट्राडिक्शन, इसके सभी अंतर विरोधों के साथ, एंड पैराडॉक्सेस, और विरोधाभासों के साथ। आर.सी. हचिंसन, जो कि एक ब्रिटेन के उपन्यासकार है, ये अपने समय के सभी संवेदनशील मुद्दों को, इसके सभी अंतर विरोधों और विरोधाभासों के साथ छूने के लिए एक असाधारण स्वभाव को, गुण को प्रदर्शित करते हैं, दर्शाते हैं। इन द पेस फॉर लिविंग, आर.सी. हचिंसन
captures the agony of modern man. The pace for living. इस लेसन की बात की गई है कि इस लेसन में आरसी हचिंसन ने कैप्चर्स चित्रित करते हैं या दिखाते हैं द एगोनी पीड़ा को, कष्ट को, मॉडर्न मैन आधुनिक इंसान के पीड़ा को, कष्ट को वो इस चैप्टर में, इस लेसन में चित्रित करते हैं. ही ब्रिंग्स आउट हाउ द फास्ट मूवमेंट ऑफ मैन थिंग्स एंड ऑब्जेक्ट्स hurts the normal rhythm and exerts undue pressure on men, women and children. He brings out, वो हमें बताते हैं how, कि किस तरीके से the fast movement of men, इंसानों की तेज गति, things, चीजों की तेज गति, and objects, और वस्तुओं की तेज गति, hurts, आघात पहुंचाते हैं, चोट पहुंचाते हैं, द नॉर्मल रिदम, एक सामान्य लय को, एंड एक्जर्ट्स, और डालते हैं, एक्जर्ट्स का मतलब होता है डालना, अनड्यू प्रेशर, एक अनावश्यक दबाव को, ऑन मेन, आदमी पर, विमेन, औरतों पर, एंड चिल्ड्रन, और बच्चों पर. तो आरसी हचिंसन बताते हैं कि किस तरीके से ये जो मनुष्यों की, चीजों की और वस्तुओं की तेज रफ्तार है ना, ये हमारे सामान्य लय को, हमारे जीवन के सामान्य लय को बाधित करती है, इसे चोट पहुंचाती है और हमारे ऊपर अनावश्यक दबाव को डालती है, चाहे वो आदमी हो, चाहे औरत हो या बच्चे हो. आइए इस पूरे पैराग्राफ का हम लोग हिंदी अर्थ समझते हैं. क्या है कि आरसी हचिंसन एक ब्रिटिश नॉवेलिस्ट है, उपन्यासकार है, जो समकालीन समाज के संवेदनशील पहलुओं को उनके विरोधाभासों एवं विपरीत विचारधाराओं के साथ एक अद्भुत रूप में दर्शाने वाले लेखक हैं. द पेस फॉर लिविंग कहानी में लेखक आधुनिक मानव के जीवन की पीड़ाओं को उजागर करता है. उसने दिखाया है कि किस प्रकार मनुष्य वस्तुओं एवं साधनों की तीव्र गति जो है साधारण जीवन को आहत करती है, चोट पहुंचाती है, तथा आदमी, औरतों तथा बच्चों पर अनावश्यक या अनचाहा बोझ डालती है. अब आइए हम लोग लेसन की ओर बढ़ जाते हैं. लेसन में देखते हैं कि क्या कहा गया है. I saw a play in Dublin not long ago in which the chief character was an elderly corn merchant in a small Irish country town. यहाँ पे आरसी हचिंसन जो राइटर है वो कहते हैं आई सॉ, मैंने देखा, अ प्ले, एक नाटक, इन डबलिन शहर में, नॉट लॉन्ग एगो, बहुत पहले की बात नहीं है, मतलब हाल ही में उन्होंने डबलिन शहर में एक नाटक को देखा, इन विच, जिसमें द चीफ कैरेक्टर, चीफ मुख्य, कैरेक्टर पात्र या कलाकार, जिसका मुख्य कलाकार, मुख्य पात्र वॉज एन एल्डरली कॉर्न मर्चेंट, एल्डरली बुजुर्ग, कॉर्न मर्चेंट मक्के का व्यापारी था, इन अ स्मॉल आयरिश कंट्री टाउन, जो कि आयरिश कंट्री के एक छोटे से शहर से था. ही वॉज अ मैन ऑफ मेनी एंजाइटीज, हिज हार्ट वॉज डिकी, हिज nephew was cheating him, his wife had the fantastic notion of spending €10 on a holiday. He was a man of many anxieties. Anxieties का मतलब होता है चिंताओं वाला. तो वो इंसान, वो बुजुर्ग जो है ना, कई चिंताओं से ग्रसित इंसान था. हिज हार्ट वॉज डिकी, डिकी का मतलब होता है कमजोर, तो वो वीक हार्टेड था, यानी उसका हृदय कमजोर था. हिज नेफ्यू, उसका भतीजा, वॉज चीटिंग हिम, उसका भतीजा उसे ठग रहा था. चीटिंग का मतलब होता है ठगना, चीटिंग करना, धोखा देना. तो उसका भतीजा उसे धोखा दे रहा था, उसको ठग रहा था, हो सकता है बिजनेस में. हिज वाइफ हैड द फंटास्टिक नोशन ऑफ स्पेंडिंग €10 ऑन ए हॉलीडे, और उसकी पत्नी को एक विचित्र लत थी, आदत थी. फंटास्टिक का मतलब होता है विचित्र या शानदार, नोशन मतलब उसका विचार था, ऑफ स्पेंडिंग खर्चा करने की, €10 ऑन ए हॉलीडे, एक छुट्टी पे €10 खर्चा करने की उसकी विचित्र सी लत थी, आदत थी. ऑल टुगेदर द पेस ऑफ लाइफ वॉज गेटिंग टू मच फॉर हिम, एंड इन अ मोमेंट ऑफ डिस्पेयर ही अटर अ ग्रेट क्राई फ्रॉम द हार्ट. दे टेल मी there's an aeroplane now that goes at 1000 miles an hour, now that's too fast. यहाँ पे कहा जा रहा है ऑल टुगेदर, कुल मिलाकर, द पेस ऑफ लाइफ, जिंदगी की जो रफ्तार थी, जो गति थी,
वॉज गेटिंग टू मच, वो बहुत ही ज़्यादा हो रही थी। टू मच माने बहुत ज़्यादा ही हो रही थी। फॉर हिम, उसके लिए। तो ज़िंदगी की जो रफ्तार थी ना, कुल मिला के उसके लिए बहुत ही तेज थी। एंड इन ए मोमेंट ऑफ डिस्पेयर, मोमेंट का मतलब होता है पल, क्षण या घड़ी। डिस्पेयर निराशा, तो निराशा की एक घड़ी में, निराशा के एक पल में, ही अटर्ड अ ग्रेट क्राई फ्रॉम द हार्ट, उसके हृदय से एक चीख निकल जा रही, एक पुकार निकल जा रही है। और वो क्या है? दे टेल मी देयर्स एन एरोप्लेन नाउ दैट गोस एट 1000 miles an hour। ये कह रहे हैं कि लोग कहते हैं कि एक हवाई जहाज है जो 1000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। लोग कहते हैं कि एक हवाई जहाज है, अब वो 1000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। नाउ दैट्स टू फास्ट, अब तो वो बहुत ही तेज है। भाई बताइए आप, ये कौन मर्चेंट जो है ये अपनी ही परेशानियों से परेशान है कि ये इसकी कमाई इतनी थोड़ी सी है और इसके खर्चे बहुत ही ज़्यादा है। तो हवाई जहाज से और इसकी जिंदगी से क्या लेना देना है? कोई इसका मेल नहीं है। आइए अब इस पूरे पैराग्राफ का हम लोग हिंदी में अर्थ समझ लेते हैं। मैंने कुछ समय पहले डबलिन में एक नाटक देखा जिसका मुख्य पात्र एक उम्रदराज यानी कि बुजुर्ग भुट्टा व्यापारी था, जो कि आयरलैंड के एक छोटे से शहर से था। उसके जीवन में बहुत सारी चिंताएं थी, उसका दिल कमजोर था, उसका भतीजा उसे ठग रहा था तथा उसकी पत्नी को एक छुट्टी में 10 यूरो खर्चा करने की एक अजीब सी विचित्र सी आदत थी। कुल मिलाकर उसके जीवन की जो रफ्तार है उसके लिए बहुत ही तेज थी और निराशा के एक क्षण में, एक घड़ी में वह जोर से चिल्लाया। वो जोर से उसके हृदय से चीख निकल जा रही है। क्या? कि वे मुझसे कहते हैं कि एक ऐसा हवाई जहाज है जो 1000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है। अब तो ये बहुत ही काफ़ी तेज है। अब नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। For me, that was the most enchanting line in the play. The man's complaint was so gloriously irrelevant to his own situation. यहाँ पे राइटर कह रहा है for me, मेरे लिए, that was the most enchanting line in the play. नाटक में ये सबसे ज़्यादा मनमोहक पंक्ति थी। कौन सी पंक्ति? ये जो हवाई जहाज वाली बात है ना, इसकी बात की गई है कि ये जो लाइन थी ना, ये नाटक में मेरे लिए सबसे ज़्यादा एन्चांटिंग थी, मनमोहक थी। द मैन्स कंप्लेंट वॉज सो ग्लोरियसली इररिलेवेंट टू हिज ऑन सिचुएशन। मनुष्य की जो शिकायत थी, आदमी की जो शिकायत थी, वो बहुत ही शानदार ढंग से, ग्लोरियसली शानदार ढंग से, इररिलेवेंट अप्रासंगिक थी, यानी बिल्कुल विपरीत थी, यानी इसका कोई भी हवाई जहाज से लेना देना नहीं था। टू हिज ऑन सिचुएशन, उसकी जो अपनी स्थिति थी, अपनी दशा थी, उससे इसका कोई लेना देना नहीं था। क्योंकि हवाई जहाज तो बहुत तेज दौड़ती है, बहुत तेज भागती है, लेकिन इस मनुष्य की परेशानियां ही इतनी ज़्यादा है कि इसको अपने जीवन की गति बहुत तेज लग रही है। तो ये हवाई जहाज की क्या ही बात कर सकता है। एंड बिसाइड, और इसके अलावा, बीइंग कॉमिक, हास्यप्रद भी है, यानी हास्यप्रद होने के साथ साथ इट स्ट्रक मी as a perfect illustration of the way the Irish get at subtle truth by the most unlikely approaches. It struck me, यानी ये मुझे बताता है, as a perfect, यानी बिल्कुल पूर्ण रूप से, illustration, उदाहरण के रूप में, बिल्कुल पूर्ण उदाहरण देता है, पूर्ण उदाहरण बताता है, of the way, जिस तरीके से the Irish, आयरलैंड के लोग जो हैं वो गेट एट सटल ट्रूथ, जो सूक्ष्म सत्य को, ठोस सत्य को एकदम अनलाइकली यानी असामान्य ढंग से प्रस्तुत करते हैं, उसको बताते हैं। यू सॉ व्हाट द ओल्ड फूल मेंट, आपने देखा कि उस बूढ़े मूर्ख का क्या अभिप्राय है, क्या मतलब है। मिंट का मतलब अभिप्राय या मतलब। तो यहाँ पे पूरी लाइन का हम लोग अर्थ समझेंगे। नाटक में यह पंक्ति मेरे लिए सबसे आकर्षित करने वाली थी। उस व्यक्ति की शिकायत उसकी परिस्थितियों से पूर्णतया विपरीत थी। हास्यप्रद होने के साथ साथ उस बात ने
मुझे एक उदाहरण की तरह यह भी बताया कि आयरलैंड के लोग किस प्रकार असामान्य तरीके से सूक्ष्म सत्य तक पहुंच जाते हैं। आपने देखा कि उस बेवकूफ यानी जो बुजुर्ग बेवकूफ है उसका क्या अभिप्राय है। उसका कोई अभिप्राय नहीं है, वो तो सिर्फ नाटक कर रहा है और नाटक में आयरलैंड के लोगों के जीवन को रिप्रेजेंट कर रहा है, दर्शा रहा है। वो आयरिश लोगों के जीवन को दर्शा रहा है कि किस तरह से आयरिश लोग जो है ना वो सूक्ष्म सत्य यानी ठोस सत्य को एकदम असहज तरीके से बता देते हैं। Not that I have any dislike of rapid movement myself. Not that ऐसा नहीं है कि I have any dislike मुझे नापसंद है of rapid movement तेज गति से मुझे नापसंद है। ऐसा नहीं है कि मैं तेज गति को नापसंद करता हूँ। I enjoy going in a car at 90 miles an hour so long as I am driving and so long as it is not my car. मैं भी 90 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चलती हुई कार, दौड़ती हुई कार में जाना पसंद करता हूँ। So long as बशर्ते जब तक कि I am driving मैं चला रहा होता हूँ, कार को मैं ड्राइव कर रहा हूँ। And so long और बशर्ते तब तक इट इज़ नॉट माई कार जब तक कि वो मेरी कार नहीं है। तो राइटर कह रहे हैं ऐसा नहीं है कि मुझे तेज रफ्तार से नफरत है, नापसंद है, बल्कि मैं भी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती कार में बैठना पसंद करता हूँ, बशर्ते कार मैं चला रहा होता हूँ और कार मेरी नहीं होती है। आई अडोर द मशीन्स दैट हर्ल यू अबाउट द बैटर सी। आई अडोर, अडोर का यहाँ पे मतलब होता है पूजा करना, आराधना करना, सम्मान करना, प्रेम करना। तो यहाँ पे हो जाएगा मैं भी प्रेम करता हूँ, मैं भी सम्मान करता हूँ। द मशीन्स, उन मशीनों को, दैट हर्ल यू, जो कि आपको तेजी से पहुंचा देते हैं। अबाउट एट बैटर सी, बैटर सी इंग्लैंड का एक बीच है। तो यहाँ की बात हो रही है कि मैं भी उन सभी मशीनों का सम्मान करता हूँ, उन सभी मशीनों से प्रेम करता हूँ जो आपको तेजी से बैटर सी तक पहुंचा देते हैं। कहने का अभिप्राय ये है कि मैं उन सभी मशीनों का सम्मान करता हूँ जो हमको अपने मन चाहा जगह पे बहुत तेजी से पहुंचा देते हैं। टू डाइन इन लंदन एंड लंच इन न्यूयॉर्क नेक्स्ट डे सीम्स टू मी अ मोस्ट सेटिस्फैक्टरी एक्सपीरियंस। I admit it excludes all the real pleasures of travel, the sort of fun you get from a country bus in Somerset or Spain, but it gives you a superficial sense of drama. It was a sort of excitement our ancestors had to do without, and we might just as well accept it gratefully. To dine in London, लंदन में रात्रि का भोजन खाना, एंड लंच इन न्यूयॉर्क नेक्स्ट डे अगले दिन, और न्यूयॉर्क में अगले दिन लंच खाना, दोपहर का भोजन खाना। सीम्स टू मी, मेरे लिए लगता है, मेरे लिए प्रतीत होता है। ए मोस्ट सेटिस्फैक्टरी एक्सपीरियंस, बहुत ही संतोषजनक अनुभव लगता है, बहुत ही संतोषदायक अनुभव लगता है। तो आज रात को हमने लंदन में रात्रि का भोजन खाया और अगले दिन हम दोपहर का भोजन न्यूयॉर्क में करते हैं, तो ये मेरे लिए ही बहुत ही संतोषजनक अनुभव लगता है। आई एडमिट, मैं मानता हूँ। इट एक्सक्लूड्स, ये इंक्लूड का एंटोनिम है। इंक्लूड मतलब होता है शामिल करना, एक्सक्लूड मतलब होता है शामिल नहीं करना। ऑल द रियल प्लेजर्स, सभी वास्तविक खुशियों को, आनंद को। रियल मतलब वास्तविक, प्लेजर मतलब आनंद को। ऑफ ट्रैवल, जो यात्रा की वास्तविक खुशी है वो सभी इसमें शामिल नहीं होती है कि तुरंत आप लंदन में रात का भोजन खा रहे हैं और अगले दिन आप न्यूयॉर्क में जा रहे हैं लंच खाने के लिए। तो तुरंत की जो यात्रा होती है ना, ये आपको वास्तविक खुशी नहीं देती है। द सॉर्ट ऑफ फन यू गेट फ्रॉम अ कंट्री बस इन समरसेट और स्पेन, कि जो आनंद आपको समरसेट और स्पेन के ग्रामीण बसों में यात्रा करके मिलती है ना, वो आपको कभी भी एकदम तुरंत या जल्दी में यात्रा करके नहीं मिलेगी। यहाँ पे देखिए, द सॉर्ट ऑफ फन, सॉर्ट का मतलब होता है प्रकार, ऑफ फन यानी आनंद का प्रकार,
you get from a country bus यानी कि ग्रामीण बस से, in Somerset एक जगह का नाम है, और स्पेन समरसेट या स्पेन के ग्रामीण बसों में जो आनंद का मजा मिलता है, प्रकार मिलता है ना, वो आपको फास्ट यात्रा करके कभी भी नहीं मिलेगा. बट इट गिव्स यू अ सुपरफिशियल सेंस ऑफ ड्रामा, बट इट गिव्स यू, लेकिन ये आपको दे सकता है, क्या दे सकता है, ए सुपरफिशियल यानी आधारहीन या छिछला, सेंस यानी भाव ऑफ ड्रामा, लेकिन ये नाटक का एक भाव, छिछला भाव आपको दे सकता है. हमें ऐसा लगता है ना कि हम ये जो जीवन जी रहे हैं ना, कि तुरंत हम लंदन में थे और अभी तुरंत न्यूयॉर्क में पहुंच गए, तुरंत हम यहाँ गए, तुरंत हम वहाँ गए. तो ये एक नाटक की तरह लगता है, एक सपने की तरह लगता है. इसमें वास्तविक खुशी आपको कभी भी नहीं मिल सकती है. इट वॉज अ सॉर्ट ऑफ एक्साइटमेंट. ये क्या, एक्साइटमेंट मतलब होता है उत्साह, तो एक उत्साह का एक प्रकार है. सॉर्ट प्रकार, अभी मैंने आपको बताया, तो एक उत्साह का एक प्रकार है. अवर एंसेस्टर्स, जो हमारे पूर्वज थे, यहाँ एंसेस्टर्स का मतलब होता है पूर्वज, जो हमारे पूर्वज थे ना, हैड टू डू विदाउट, इसके बिना ही वो काम करते थे या इसके बिना ही वे सब चले गए. एंड वी माइट, और हम इसे मानते हैं, जस्ट as वेल एक्सेप्ट इट ग्रेटफुली, और इसे हम बहुत ही ग्रेटफुली, कृतज्ञता से इसको हम ग्रहण करते हैं, स्वीकार करते हैं. नो, वेयर स्पीड बिकम्स समथिंग अनफ्रेंडली टू मी is where the mental activities of our time tend, as they naturally do, to follow the pace of the machines. No, नहीं. Where speed becomes something unfriendly, where जहाँ पर speed गति becomes हो जाती है, बन जाती है, something कुछ unfriendly गैर मित्रवत, प्रतिकूल या नकारात्मक. अनफ्रेंडली का मतलब होता है गैर मित्रवत, प्रतिकूल या नकारात्मक. तो वहाँ पे क्या होता है, टू मी मेरे लिए, वेयर द मेंटल एक्टिविटीज ऑफ आवर टाइम टेंड, तब हमारे समय की जो मानसिक गतिविधियाँ हैं ना, वो झुक जाती है. आज दे नेचुरली डू टू द फॉलो द पेस ऑफ द मशीन, आज दे नेचुरली डू, जैसा कि वो स्वाभाविक रूप से करते हैं, जैसा कि वो प्राकृतिक रूप से करते हैं, जैसा कि वे स्वाभाविक रूप से, नेचुरली स्वाभाविक रूप से वो करते हैं. टू फॉलो द पेस ऑफ द मशीन्स, जैसा कि वो मशीन का अनुसरण करने के लिए करते हैं. आइए अब इस पूरे पैराग्राफ का हिंदी अर्थ हम लोग समझ लेते हैं. ऐसा नहीं है कि तेज रफ्तार को मैं ना पसंद करता हूँ. मुझे 90 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चलती कार में जाना पसंद है, बशर्ते कार मैं चला रहा होता हूँ और बशर्ते कि कार मेरी नहीं हो. मैं उन सभी मशीनों की पूजा करता हूँ, सम्मान करता हूँ, उन सभी मशीनों से मैं प्रेम करता हूँ जो आपको बेटर सी तक जल्दी से पहुँचा देते हैं. रात का भोजन लंदन में तथा अगले दिन दोपहर का खाना न्यूयॉर्क में करना मुझे बहुत संतोषजनक अनुभव लगता है. मैं भी मानता हूँ, मैं भी स्वीकार करता हूँ कि इसमें यात्रा का सही आनंद या मजा नहीं रह जाता है, जिस प्रकार का आनंद आप समरसेट या स्पेन में ग्रामीण बस से पाते हैं. किंतु यह आपको नाटक का एक आधारहीन या छिछला भाव देता है. यह एक प्रकार की उत्तेजना थी जिसका सुख हमारे पूर्वजों को कभी भी नहीं मिला था, और हमें भी आदरपूर्वक इस बात को मान लेना चाहिए. जब कभी हमारे लिए यह गति नकारात्मक बन जाती है, गैर मित्रवत बन जाती है या प्रतिकूल बन जाती है, तो जहां हमारे समय की मानसिक क्रियाशीलताओं का क्या होता है, झुकाव हो जाता है, मानसिक गतिविधियों का झुकाव ज़्यादा हो जाता है, जैसा वो प्राकृतिक रूप से या स्वाभाविक रूप से करते हैं, क्योंकि उस समय मशीन की गति का वे क्या करते हैं, अनुसरण करते हैं, उसको फॉलो करते हैं. आइए अब नेक्स्ट पैराग्राफ की ओर बढ़ जाते हैं. आई स्पीक विथ प्रेजुडिस बिकॉज आई बिलोंग टू द ट्राइब ऑफ स्लो थिंकर्स, दोज हु आर कर्स्ड विथ एल स्पिरिट, D.L. Scarlett, people who light on the most devastating repartee about 4 hours after the party is over. I speak, मैं बोलता हूँ, with prejudice, पूर्वाग्रह के साथ,
पूर्वाग्रह का मतलब होता है कोई ऐसी धारणा जो आपके मन में पहले से ही बैठ गई है, उसको बोलेंगे प्रेजुडिस यानी पूर्वाग्रह। तो यहाँ पे राइटर कह रहे हैं कि मैं पूर्वाग्रह के साथ कहता हूँ, बिकॉज आई बिलोंग टू द ट्राइब ऑफ स्लो थिंकर्स, क्योंकि आई बिलोंग मैं संबंधित हूँ, टू द ट्राइब ऐसी जाति से, ऐसी जमात से, ऑफ स्लो थिंकर्स जो कि धीरे सोचते हैं, धीरे विचार करते हैं। स्लो थिंकर्स धीमे विचारक जो धीरे सोचते हैं। दोस हु आर कर्स्ड जो लोग शापित हैं, जो कि धीरे सोचते हैं और जो लोग शापित है, जिसको शाप मिला हुआ है किस चीज का, एल एस्पेरेट डी एल स्कारलियट एक मुहावरा है जिसका मतलब होता है सही उत्तर के लिए देर से सोचने के लिए उनको शाप मिला हुआ है, ये देर से सोचते हैं। पीपल हु लाइट ऑन द, और वैसे पीपल वैसे लोग, हु लाइट ऑन द जो कि प्रकाश डालते हैं, मोस्ट डिवेस्टेटिंग रिपार्टी वे अत्यधिक विनाशक प्रत्युत्तर पर प्रकाश डालते हैं। कब प्रकाश डालते हैं भाई, पार्टी की जो भी बातें होती है उसमें जो अत्यधिक विनाशक प्रत्युत्तर होता है उस पे ये लोग प्रकाश डालते हैं। कब, अबाउट 4 आवर्स आफ्टर द पार्टी इज ओवर, जब पार्टी खत्म हो जाती है उसके 4 घंटे के बाद उस गोष्ठी में जो भी अत्यधिक विनाशक प्रत्युत्तर होता है उस पे प्रकाश डालते हैं। तो ये स्लो थिंकर्स है और इसीलिए इनका सभी काम धीमे होता है। आई एम वन ऑफ दोज who are guaranteed to get the lowest mark in any intelligence test because those tests or all the ones I have come across seem to be designed to measure the speed of your mind more than anything else। तो यहाँ पे कह रहे हैं मैं उन लोगों में से हूँ जिन्हें किसी भी बुद्धि की परीक्षण में, यहाँ पे क्या होता है, इंटेलिजेंस टेस्ट मतलब होता है बुद्धि की परीक्षा, तो बुद्धि की परीक्षा में मुझे सबसे लोएस्ट मार्क यानी कम नंबर मिलेंगे। मैं ये गारंटी करता हूँ, मैं ये दावा के साथ कहता हूँ। आई एम वन ऑफ दोस मैं उनमें से एक हूँ, हु आर गारंटीड जो कि ये दावा करते हैं, टू गेट द लोएस्ट मार्क कि उनको सबसे कम नंबर आएंगे। लोएस्ट का मतलब बहुत कम, मार्क्स अंक। इन एनी इंटेलिजेंस टेस्ट किसी भी बुद्धि परीक्षण वाली टेस्ट होती है ना उसमें इनको सबसे कम नंबर मिलेंगे। बिकॉज क्योंकि दोस टेस्ट वे सभी टेस्ट और ऑल द वंस आई हैव कम अक्रॉस सीम टू बी डिजाइंड एंड यहाँ पे बता रहा है बिकॉज दोस टेस्ट क्योंकि वे सभी टेस्ट और ऑल द वंस और वे सभी टेस्ट आई हैव कम अक्रॉस जिसका मैंने सामना किया है, जिससे होकर मैं गुजर चुका हूँ, सीम प्रतीत होते हैं, टू बी डिजाइंड ऐसे प्रतीत होते हैं कि वे डिजाइंड किए गए हैं, वे बनाए गए हैं, टू मेजर द स्पीड ऑफ योर माइंड वो आपके दिमाग की गति को, स्पीड को मेजर करते हैं, नापने के लिए बनाए गए हैं। मोर दैन एनीथिंग एल्स और किसी भी चीज़ से ज़्यादा वो आपके दिमाग की गति को नापने के लिए ही बनाए गए हैं। Obviously, we slow thinkers are terribly handicapped in the business of getting a living. Obviously, स्पष्ट रूप से, निश्चित रूप से, we slow thinkers, हम लोग जो धीमे सोचने वाले लोग हैं ना, धीमे विचारक जो लोग हैं ना, are terribly handicapped, terribly भयानक रूप से, handicapped असक्षम है, विकलांग है, in the business of getting a living, in the business उस व्यापार में, ऑफ गेटिंग अ लिविंग जो जीविकोपार्जन के लिए होता है। तो जीविका कमाने के लिए जो भी व्यापार है, बिजनेस है, हम स्लो थिंकर्स उसमें बहुत भयानक रूप से असक्षम है, अपंग हैं। बट व्हाट आई एम थिंकिंग अबाउट जस्ट नाउ इज नॉट सो मच द प्रैक्टिकल यूज ऑफ वंस माइंड बट लेकिन वॉट आई एम थिंकिंग अबाउट लेकिन मैं जिसके बारे में अभी सोच रहा हूं ना, जस्ट नाउ यानी कि अभी अभी मैं जिसके बारे में सोच रहा हूं, इज नॉट सो मच द प्रैक्टिकल वो बहुत ज़्यादा व्यवहारिक नहीं है, बहुत ज़्यादा व्यवहारिक नहीं है। यूज ऑफ वंस माइंड यानी कि एक किसी के दिमाग का बहुत ज़्यादा ये स्वाभाविक नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है। As it is used
फॉर एन्जॉयमेंट, ये तो केवल एन्जॉयमेंट के लिए है, केवल मज़े के लिए है। आइए ये पूरी लाइन को हम लोग, पूरे पैराग्राफ को हम लोग हिंदी में समझते हैं। मेरी सोच पूर्वाग्रह से ग्रस्त है, या मैं पूर्वाग्रह के साथ कहता हूँ क्योंकि मैं ऐसे ही सोचने वालों के जाति से संबंध रखता हूँ जो कि शापित हैं। वैसे लोग जो गोष्ठी की समाप्ति के 4 घंटे के बाद, यानी किसी भी मीटिंग के या किसी भी पार्टी की समाप्ति के 4 घंटे के बाद उस गोष्ठी के अत्यधिक विनाशक प्रत्युत्तर पर प्रकाश डालते हैं। मैं उन लोगों में से हूँ जिन्हें किसी भी बुद्धि की परीक्षा में निश्चित रूप से सबसे कम नंबर प्राप्त होंगे, क्योंकि वो परीक्षा या तो वो सभी परीक्षाएं जिनका सामना हुआ है वे सब दिमाग की गति को नापते हैं और किसी चीज को नहीं। निश्चित रूप से वह धीमा सोचने वाले जीविका कमाने के मामले में भी अपंग है, पर मैं सोच रहा हूं कि दिमाग का इस्तेमाल व्यवहारिक बातों से ज़्यादा मनोरंजन के लिए करना उचित है या सही रहेगा। सही भी है। अब आगे पैराग्राफ हम लोग पढ़ते हैं। As an example, when I go to the cinema, I find myself in a hopeless fog, and after 2 or 3 minutes, I have to turn to my wife for the enlightenment. As an example, एग्जाम्पल के तौर पे या उदाहरण के रूप में, when I go to the cinema, जब मैं सिनेमा देखने जाता हूँ, फिल्म देखने जाता हूँ, I find myself, मैं अपने आप को पाता हूँ। कहाँ पाता हूँ? in a hopeless fog, होपलेस निराशा, फोग धुंध या कोहरे में। तो निराशा के मैं कोहरे में अपने आप को पाता हूँ, निराशा के धुंध में अपने आप को पाता हूँ। क्यों? क्योंकि हो सकता है राइटर को मूवी या सिनेमा समझ में नहीं आती है और इनको बार बार क्या करना, दूसरे से पूछना पड़ता होगा। आफ्टर 2 or 3 minutes, और हर 2 या 3 मिनट के बाद आई हैव टू टर्न टू माई वाइफ, यही बात होती है। आई हैव टू टर्न टू माई वाइफ, मुझे अपनी पत्नी की ओर घूमना पड़ता है, मुड़ना पड़ता है। फॉर एनलाइटमेंट, प्रबोधन के लिए। एनलाइटमेंट का मतलब होता है प्रबोधन के लिए, यानी फिल्म की समझ के लिए मुझे हर 2 से 3 मिनट के बाद अपनी पत्नी की ओर घूमना पड़ता है। आई विस्पर, विस्पर का मतलब होता है फुसफुसा के बातें करना। तो ये लेखक कह रहे हैं आई विस्पर, मैं फुसफुसा के बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ? इज दिस द सेम गर्ल as the one we saw at the beginning, ये क्या ये वही लड़की है जिसको हमने बिगिनिंग में, शुरुआत में देखा था। and she whispers back, और वो वापस फुसफुसा के बोलती है। क्या बोलती है? no, there are 3 girls in this film, a tall blonde, a short blonde and a medium sized brunette। यहाँ पे उसकी पत्नी फुसफुसा के कह रही है, नहीं नहीं, यहाँ पे 3 लड़कियां हैं इस फिल्म में, 3 हीरोइन हैं। एक जो है टॉल ब्लॉन्ड, एक लंबी है जिसके सुनहरे बाल हैं, एक शॉर्ट है यानी कि नाटी है जिसके सुनहरे बाल हैं, एंड अ मीडियम साइज, और एक मध्यम आकार की है और जिसके थोड़े से गहरे भूरे बाल हैं। ब्रूंट का मतलब होता है गहरे भूरे बाल। तो यहाँ पे देखिए, ब्लॉन्ड का मतलब होता है सुनहरा और ब्रूनेट का मतलब होता है गहरा भूरा। कॉल देम ABC, आप उसको ABC बुला लो। अब उसकी पत्नी कह रही है कि नहीं जी, यहाँ पे फिल्म में 3 हीरोइन हैं, 3 लड़कियां हैं, एक तो लंबी है और जिसके सुनहरे बाल हैं, एक थोड़ी सी नाटी है उसके भी सुनहरे बाल हैं, लेकिन एक मध्यम वर्ग में है, मध्यम साइज की है और उसके जो बाल हैं ना वो थोड़े से गहरे भूरे हैं। और उसको आप क्या करो, ABC बुला लो। द हीरो इज दैट मैन हु टेक्स हिज हैट ऑफ व्हेन ही कम्स इंडोर। द हीरो इज दैट मैन, वह आदमी है, who takes his hat off, जो अपनी टोपी को उतारता है, when he comes indoor, जब वो अंदर आता है तो वो अपनी टोपी को उतारते हुए अंदर आता है। He is going to fall in love with girls B, C, A in that order। यहाँ पे उसकी वाइफ जो है राइटर की, वो बता रही है he is going to fall in love, उस हीरो को मोहब्बत हो जा रहा है, प्रेम हो जा रहा है, विथ द गर्ल्स, उन लड़कियों से, BCA इन दैट ऑर्डर, इसी क्रमानुसार से, कि सबसे पहले उसको B से
प्रेम हो रहा है, फिर उसको सी से और लास्ट में ए से, तो इसी क्रमानुसार उसको इन लड़कियों से प्रेम हो जा रहा है। एंड सो इट प्रूव्स टू बी, और ऐसा होता भी है। प्रूव्स मतलब साबित भी होता है, तो जैसा उसकी पत्नी ने बताया था बिल्कुल वैसा ही होता है। देयर यू हैव अ माइंड विच हैज ट्रेन्ड इटसेल्फ टू वर्क इन अ हाई गियर, though as a matter of the fact it can work in other gears just as well. There you have a mind, यहाँ आपके पास एक बुद्धि है, दिमाग है, मस्तिष्क है, which has trained itself, जो अपने आप को प्रशिक्षित किया हुआ है, सिखाया हुआ। ट्रेंड मतलब प्रशिक्षित करना, itself अपने आप को, जो अपने आप को प्रशिक्षित किया हुआ है, to work in high gear, एकदम बिल्कुल तेज गति में काम करने के लिए ये इसने मस्तिष्क ने अपने आप को ट्रेंड किया हुआ, सिखाया हुआ है। दो as a matter of fact it can work in other gears just as well, और अगर ये हाई गियर में यानी बहुत तेज गति से अगर ये आपका मस्तिष्क काम कर ले रहा है ना, तो ये मध्यम और लो गियर में भी आराम से काम कर लेगा। बट माई पॉइंट इज दैट मोस्ट ऑफ माई fellow patients in the cinema do think fast enough to keep up comfortably with the rapid changes of scene and action. But my point, लेकिन मेरा मतलब क्या है ना, मेरा विषय क्या है, is that ये है कि most of my fellow patients, मेरे जो साथी मरीज हैं, ज़्यादातर जो मेरे साथी मरीज हैं, most मतलब ज़्यादातर of my fellow patients, जो मेरे साथी मरीज हैं in the cinema, सिनेमा में जो इनके साथ देखने गए हैं, डू थिंक फास्ट इनफ, वो बहुत ही ज़्यादा तेज सोच ले रहे हैं, बहुत तेजी गति में सोच रहे हैं। क्यों? टू कीप अप कंफर्टेबली, यानी कि सहजता को बनाए रखने के लिए, सहजता को मेंटेन करने के लिए, टू कीप अप कंफर्टेबली, सहजता को बनाए रखने के लिए, विद द रैपिड चेंजेस। रैपिड का मतलब होता है तेजी से, चेंजेस बदलाव, तेजी से जो चेंजेस होते हैं, बदलाव होते हैं, ऑफ सीन जो दृश्य में, एंड एक्शन और जो अभिनय में और जो दृश्य में, सिनेमा में तेजी से जो बदलाव होता है, उसको सहजता पूर्वक बनाए रखने के लिए, उसमें सहजता बनाए रखने के लिए मेरे जो ज़्यादातर साथी मरीज है ना, वो बहुत तेज गति में सोच रहे हैं। दे थिंक मच फास्टर दैन पीपल डिड 30 years ago, possibly because those who do not think fast in the high street nowadays may not get another chance in this world to think at all. They think much faster than people did 30 years ago. वे बहुत ही ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत तेजी से सोच रहे हैं, तेज गति में सोच रहे हैं, than people did 30 years ago, जो 30 साल के पहले के लोग जैसे सोचते थे ना, उनसे ये बहुत ही ज़्यादा, बहुत तेज गति में सोच रहे हैं। पॉसिबली संभवतः है कि बिकॉज क्योंकि दोज हु डू नॉट थिंक, जो लोग नहीं सोच पा रहे हैं, जो लोग नहीं विचार कर पा रहे हैं, फास्ट इन द हाई स्ट्रीट नाउअडेज, आजकल के समय में जो लोग बहुत तेज गति में नहीं सोच पा रहे हैं, मे नॉट गेट अनदर चांस इन दिस वर्ल्ड, तो वो इस वर्ल्ड में, इस दुनिया में, इस संसार में दूसरा कोई भी मौका नहीं पाएंगे। टू थिंक एट ऑल, सोचने के लिए बिल्कुल भी मौका उनको नहीं दिया जाएगा। इसीलिए स्टूडेंट्स कहते हैं कि जमाने के अनुसार हमें चलना चाहिए, जमाने से पीछे नहीं, जमाने के आगे नहीं, बल्कि जैसे दुनिया चल रही है उनके साथ कदम से कदम मिला के हमें चलना चाहिए। तो दैट्स ऑल फ्रॉम द लेसन में जो कुछ था हमने देख लिया, और इस लेसन में जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स आए हैं, मैंने लाइन बाय लाइन एक एक वर्ड आपको अच्छी तरीके से समझा दिया है। स्टूडेंट्स, आई होप ये लेसन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। अब आपका काम क्या है कि आप इस लेसन को, इस वीडियो को देखते हुए बार बार पढ़ेंगे, फिर अपने से समझने की कोशिश करेंगे। वीडियो आपको अच्छी लगी, समझ में आ गई, तो आप अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर कीजिए और वीडियो को ज़रूर लाइक करिए। चलिए मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक टेक केयर, हैव ए नाइस डे अहेड।
बाय बाय।